नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम गोल्डन एरा में। इस शो में हम आपको हर वो उस शख्स से मिलवाएंगे जिसको आप आज मिस करते हैं, जिन्होंने आपके दिलों पर राज किया है। और उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले आपको मिलवाने जा रहे हैं गजेंद्र चौहान जी से, जिनकी चर्चा होते ही जो छवि मन में उभरती है वो युधिष्ठिर की होती है। और आज हम बताएंगे कि युधिष्ठिर बनने का जो सफ़र रहा, वहाँ तक की जो जर्नी रही वो कैसी रही। और हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं गजेंद्र चौहान जी। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोल्डन एरा में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो किरदार निभाया वो अमर हो गया। आप उस जर्नी को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन 24 न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार कहता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, चैनल का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज ये अवसर दिया जी कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ सुनहरे पल जो है आपके सामने और दर्शकों के सामने खोल के बता सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई में ये जो हमारी ज़िंदगी में महाभारत का दौर आया वो वाकई में सुनहरा पल था, याद करने लायक है। और हमेशा पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि वाकई में महाभारत अगर हमारी ज़िंदगी में ना होता तो शायद हम अपनी ज़िंदगी की महाभारत में व्यस्त रहते जी। महाभारत ने वो सब कुछ दिया जो एक इंसान को, सक्सेसफुल आदमी को अपने जीवन में जिसकी आवश्यकता होती है। पैसा दिया, प्लेसिंग दी, फेम दिया, नेम दिया और आज तक चल रहा है वो। करोड़ों घर में एक साथ आप राज करते थे जब वो ऑन एयर होता था। मैं उन दिनों जब जू बीच पे वॉक करता था तो मैं हमेशा पलट के देखता था हर घर को, कि मुझे लगता था इस हर घर में मेरा जो है टीवी पे फोटोग्राफ आता है, मेरी कहानी देखी जाती है, डिस्कशंस होता है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता था। मैं कहता हूँ कि मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है और फिल्म इंडस्ट्री का जीवन जो है 100 सौभाग्य से मिलता है। लेकिन स्टार वैल्यू जो होती है, जिसको दुनिया के लोग, समाज के लोग प्यार करें, वो बहुत सारे हजारों सौभाग्य एक साथ मिलते हैं, वो जीवन मिलता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को कि मुझे वो मौका दिया। बिल्कुल। गजेंद्र जी, उसके पहले का जो सफ़र रहा युधिष्ठिर बनने तक का, उसकी कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाहें तो। हर व्यक्ति या हर कलाकार कहता है कि मैंने बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजारा। मैं भी बहुत उस जीवन को कभी कभी याद करता हूँ तो मुझे अपने आप को नोचना पड़ता है कि ये विश्वास नहीं होता कि मैं वाकई उस दौर से गुजरा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट दौर रहा मेरा। मैं 1982 में मुंबई आया था और वहाँ से मैंने एक्टिंग कोर्स किया रोशन तनेजा साहब के यहाँ से। और उसके बाद जो स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ वो वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे याद है वो जून 1983 के 17 दिन जब मेरी जेब में पैसा नहीं था, रहने को जगह नहीं थी मुंबई में, और 17 दिन मैं भूखा रहा था। ओह माय गॉड। 17 दिन बगैर रोटी के इस शहर में मैं वो कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। कुछ तो खाया होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पानी में नमक डाल के पीता था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई आगे वापस। उसके बाद फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढा और पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। मुझे याद है अभी तक उसमें 400 रुपये मिलते थे उस पार्ट टाइम जॉब में शाम को, और वो 400 रुपये जो है आज के 4 लाख से भी ज़्यादा थे। उन्होंने 400 रुपये ने मुझे सहारा दिया। और मुझे एक घटना याद आती है, उन दिनों हम जब बस में ट्रैवल करते थे तो जेब में जो है 100 रुपये का नोट रखते थे और वो 100 रुपये का नोट जो है पूरे महीना चलता था। आप पूछे कैसे? हम कंडक्टर को 100 रुपये का नोट देते थे, उसके बाद छुट्टे नहीं होते थे 100 रुपये के। अच्छा। तो कहता था अरे अगली बार दे देना। तो हम लोग ऐसे जो है पूरा महीना जो है 100 रुपये के नोट को दिखा दिखा के पूरा करते थे। और उन दिनों जो सबसे तकलीफ का काम था कि प्रोड्यूसर लोग आपको कांटेक्ट कैसे करें। हाँ। तो वो ढूंढना पड़ता था, कोई पीसीओ या कोई पड़ोसी का फ़ोन, केयर ऑफ नंबर लिख के देते थे। मुझे याद है एक किस्सा कि डीएन नगर अंधेरी वेस्ट में एक टेलीफोन बूथ था। हम लोगों ने उसको कांटेक्ट किया था। वो क्या करता था, आने का भी 1 रुपया लेता था और जाने का भी 1 रुपया लेता था। तो शाम को जैसे ही जितने भी हम सब दोस्त लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो भाग के सबसे पहले उस बूथ पे जाते थे और उससे पूछते थे। ये किस्सा मेरे साथ हुआ। मैंने एक दिन उससे पूछा, भाई मेरे कितने फ़ोन आए आज? तो उसने कहा नाम बताओ। मैंने बोला गजेंद्र चौहान। 1 मिनट। उसने कहा 8 रुपया दो। मैंने बोला क्यों? कह रहा 8 फ़ोन आए आपके। वाह। तो मैंने बोला किस किस के थे? कहता 8 के 8 आपके ही थे। आप दिन भर पूछते रहे मुझसे कि भाई मेरा कोई फ़ोन तो नहीं आया। वाकई। तो 8 रुपये वो आने के और 8 रुपये जाने के, तो 16 रुपये में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो वो आज तक याद है मुझे वो किस्सा कि वो 8 रुपये कितनी तकलीफ दे हुई थी मुझे, क्योंकि दिन में फ़ोन करके पूछना पड़ता था कि भाई मेरा कोई। बहुत तकलीफ हुई होगी आपको कि मैंने ही कॉल किया और मेरे भी। हाँ, क्योंकि वो उसके अलावा कोई सिस्टम नहीं था ना। आपको काम लेना है तो कहीं से प्रोड्यूसर अगर आपको फ़ोन करके कांटेक्ट करेगा तो वो एक माध्यम वही था। और आपके पास फ़ोन अफोर्ड करने की लाइफ भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब खाने के पैसे नहीं थे तो लैंड अफोर्ड करने की बात नहीं थी तब। जी जी जी।
बहुत बड़ी बात है। तो उस स्ट्रगल के दौरान चलते चलते काम मिलता रहा। मुझे याद है मैंने पहला सीरियल किया था राजश्री प्रोडक्शन का, पेइंग गेस्ट। उसमें बिल्कुल 100 रुपया एक एपिसोड का मिला था मुझे। और उससे एक और कहानी बहुत अच्छी याद, कहानी नहीं है ये तो गुजरी हुई है मेरे, सच्चाई है। एक प्रोड्यूसर थे नाथ गुप्ता जी, उन्होंने मुझे एक ऐड दी और ऐड में मेरे ऊपर शूट किया। उसमें दिनेश हिंगू जी थे, हुमा खान जी थी, विद्याश्री थी एक आर्टिस्ट, हम 4 लोग थे। और ऐड खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे 101 रुपया दिया। वाह। और मुझे बोला कहाँ जाओगे? मैंने बोला मैं अपने रूम पे जाऊँगा हॉस्टल में। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो उनको आगे जाना था, कहने लगा अरे तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? मैंने कहा 101 रुपया। कह रहा 100 रुपया उधार देना। ओह माय गॉड। तो 100 रुपया मुझे उधार दे दिया ऑटो के पैसे देने के लिए, और मुझे वो ऐड जो है 1 रुपये में पड़ी। तो ये सब यादें हैं। आज उनको याद करके बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर वाले की कृपा है कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। मेरा कहना यही है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन तमाम दोस्तों को, वो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, कि फिल्म इंडस्ट्री ड्रीम नहीं है बेसिकली, ये सच्चाई है कि आपको यहाँ के बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा, बहुत ईमानदारी से काम। एक संकल्प कह सकते हैं इसको, संकल्प है ये तपस्या है। बेसिकली जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको सफलता पानी है तो वो तपस्या से गुजरना ही पड़ेगा। ये अनुभव जो होता है एक एक्टर को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाता है, परिपक्व बनाता है। और जब बात BR की हो, BR नाम आते ही दिमाग में क्या चलता है सर? BR फिल्म्स एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व। मैं बहुत किस्मत वाला रहा कि मैंने बहुत सारा समय BR चोपड़ा साहब के साथ गुजारा। मैं अकेला जाके बैठ जाता था और उनकी कहानियाँ, उनकी जो बातें, उनके अनुभव जो होते थे वो अक्सर मुझे सुनाया करते थे। मैं उन अनुभवों से गुजरा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे जो मेजोरिटी सिनेमा को लेके आई उस दौरान आई जब मैं चोपड़ा साहब के संपर्क में था। मुझे सबसे पहले महाभारत की जो एड थी कास्टिंग की, वो 84 में रिलीज हुई थी अखबार के अंदर कि महाभारत के लिए आर्टिस्टों की आवश्यकता है, उनका चयन हो रहा है। 1984 में। जी 1984 में, क्योंकि ऐसा था कि महाभारत जो है रामायण से पहले टेलीकास्ट होने वाला था। उसमें थोड़ी देर हो गई और ऑडिशंस चलते रहे। ऑडिशंस के दौरान जो है सबसे पहला मेरा नाम कृष्ण के रोल भूमिका की। अच्छा जी। तो मुझे वो भूमिका फाइनल हुई थी, लेकिन उसमें देरी होती चली गई। तो हमको ये मालूम नहीं था कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, कब बनेगा। जो कब बनेगा प्रश्न था वो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या लेके खड़ा हो गया। स्ट्रगल तो हम लोग कर ही रहे थे। तो 86 में रामायण टीवी पे आई। तो महाभारत वैसे आपको बताऊं 7 जुलाई 1986 को पहला एपिसोड शुरू हुआ था जी। उसमें राज बब्बर साहब थे, लेकिन उसके बाद उसमें टेलीकास्ट में डिले हो गया। तो ऋषभ शुक्ला भी थे। ऋषभ शुक्ला उसमें शांतनु का रोल कर रहे थे। और आपको मैं बताऊं ऋषभ शुक्ला को भी कृष्ण का रोल ऑफर हुआ था। अच्छा जी। उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो फिल्में कर रहे थे। बहरहाल मैं उन दिनों जब काम नहीं था तो मैंने कुछ साउथ इंडिया की कुछ फिल्में की, मलयालम फिल्में थी, उसमें व्यस्त हो गया। तो जब मैं वापस आया तो फिर ऑडिशन हुआ। तब तक नितेश भारद्वाज को विदुर से शिफ्ट करके कृष्ण के रोल में ले आए। अच्छा। ऑडिशन के लिए। तो ऑडिशंस होने लगे। तो मेरा और नीतीश का बहुत बार ऑडिशन साथ में हुआ कृष्ण की भूमिका के लिए। तो मुझे कहा गया कि आप बलराम का रोल कर दो, और मुझे याद है मेरा जो एग्रीमेंट हुआ था बलराम के रोल के लिए होता, बट मैं खुश नहीं था। मुझे लगता था कि बलराम, जब मैं कृष्ण की तैयारी कर चुका तो बलराम क्यों करूं। वो भी वहां से हट गया। लेकिन एक दिन 17 अगस्त 88 में अपनी जिंदगी का वो दिन कभी नहीं भूल सकता। फिल्म सिटी में मेरी रवि चोपड़ा साहब से मुलाकात हुई और उनका ये कहना कि जो कलाकार युधिष्ठिर का रोल कर रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ, इसका ऑडिशन लेके देखते हैं। उन्होंने कैमरामैन धर्म चोपड़ा साहब थे, उनको कहा, और उस दिन मेरा ऑडिशन हुआ युधिष्ठिर की पूरी गेटअप में। तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा अच्छा है, कल पापा जी को दिखाते हैं। और उन्होंने वहाँ से नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस बुलाया। पापा जी ने देखा, डॉक्टर आई मासूम रजा साहब ने देखा, सतीश भटनागर जी ने देखा, जितने भी राइटर्स से उन्होंने देखा, म्यूजिक डायरेक्टर राजकमल जी ने देखा, और उन्होंने यही कहा कि ये अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ये फिट है, पर एक काम कीजिए, पंडित नरेंद्र शर्मा जी को दिखा लीजिए। अच्छा। क्योंकि महाभारत के कलाकारों का जो चयन है, जो मेन कैरेक्टर्स थे, वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी के हाँ होने के बाद ही फाइनल होता था। तो मुझे याद है मैं उस कॉस्ट्यूम में गूफी पेंटर साहब के साथ में चोपड़ा साहब की गाड़ी में बैठ के, उसी कॉस्ट्यूम में गाड़ी में बैठ के उनके घर गया था, और पंडित जी पूजा में व्यस्त थे। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने, गूफी पेंटर साहब ने कहा कि गजेंद्र चौहान है, उनको युधिष्ठिर की भूमिका के लिए चोपड़ा साहब सोच रहे हैं। तो मुझे देखते रहे थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद उन्होंने वो जो सीन है महाभारत का युद्ध के बीच, जहाँ दोनों सेनाएं खड़ी हैं और युधिष्ठिर जो अपने रथ से उतर के
भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने जाता है और अर्जुन कहते हैं कि ये तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गए भैया। तो वो कहते हैं कि अगर ये आज ना जाते तो मुझे ज़्यादा हैरानी होती। ये गए हैं तो वाकई में ये इनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा ही है। तो जब वापस आते हैं तो वहाँ से युद्ध आरंभ होता है। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि यही है मेरा युधिष्ठिर। वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उस दिन, उस वक्त क्या लगा जैसे उन्होंने ओके किया? देखिए अभी भी मुझे एकदम सिरहन सी हो रही है, एकदम कांप गया मैं वो दिन याद करके। कहाँ कृष्ण, कहाँ बलराम, कहाँ युधिष्ठिर? फिर मेरी रवि चोपड़ा साहब से बात की हुई तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, युधिष्ठिर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहानी का, कहानी पूरी महाभारत की इसके साथ साथ चलेगी। ये बात पक्की है कि कृष्ण जो है महानायक है, लेकिन नायकों में अगर गिनती गिनी जाए तो युधिष्ठिर प्रथम श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। तो कहानी इसके साथ ही चलेगी। युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलते तो चीरहरण नहीं होता, चीरहरण नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। तो कहानी जो है इस किरदार के साथ जाएगी। तब मैं तैयार हुआ और फिर मैंने ये सोचा कि जो भी मिला है उसे बहुत कन्विक्शन के साथ करूंगा, पूरी ठहराव के साथ करूंगा। जो जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर मुझे देते गए मैंने उसके साथ उसको किया और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, आज अमर हो गया है वो चरित्र। गजेंद्र जी, जब आपको रोल मिला तब आप एक अलग इमेज में आ गए। उस समय बाकी जो आपके जान पहचान के लोग थे, रिश्तेदार थे, घर परिवार था, आपको जानने वाले लोग थे, उनका नज़रिया क्या हो गया? मुझे याद है मेरे जब हम लोग पूरी परिवार के साथ दिल्ली गए थे तो मेरा बेटा 45 दिन का था, उसका मुंडन था वहाँ पे। तो पूरा गांव और पूरा आजू बाजू के जितने लोग थे वो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि मुझे वहाँ से पुलिस के द्वारा मेरे ही घर से बाहर शिफ्ट किया गया। तो वो जो दौर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दौर आया कि जो महल युधिष्ठिर का स्क्रीन पे दिखाते थे तो मेरे रिश्तेदारों को लगा कि इसका महल है मुंबई में, तो चलो वहां जाके ठहरेंगे। तो बहुत सारे रिश्तेदार मुंबई आने लगे। स्क्रीन इमेज और रियल इमेज में फर्क होता है, लेकिन वो जो हमारी ऑडियंस होती है यहाँ से दूर होती है वो उसको रियल समझ बैठती है एक्चुअली। तो फिर जब वो यहाँ के देखते थे तो हम ले 1 बेडरूम 2 बेडरूम हॉल में रहते हैं, राजा हैं, चलो मजा लेंगे। जी हाँ। तो वो एक दौर रहा, पर उसके बाद सम्मान बहुत मिला, लोगों ने प्यार बहुत दिया। पाँव ज़्यादा लोग छूते होंगे? जी, पाँव ही छूते होंगे? पाँव तो बहुत लोग छूते हैं। आज भी मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ, अभी पिछले दिनों एक बुजुर्ग महिला एयरपोर्ट पे आई और सर पे कपड़ा रख के मेरे पैर छुए और 80 साल की उम्र की थी। एक प्रश्न मुझे बहुत तंग करता है इसको, बोलती बचपन में आपको देखती थी, तो अगर आप बचपन में मुझे देखती थी तो मेरी क्या हालत थी। एक और प्रश्न आजकल बहुत होता है कि आपको देख देख के बड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये एक्चुअली ऑडियंस का आपको सम्मान देने का एक तरीका है। हाँ। उनका एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट है, जब वो किसी किरदार को जिसको इतना प्यार करते हैं और अचानक सामने देखते हैं तो उनका एक्साइटमेंट बोलता है। मैं इन चीज़ों का बुरा नहीं मानता, बल्कि मैं बड़े अच्छे से अपने चाहने वालों से मिलता हूँ और वो खुश होते हैं इस बात को लेकर। महाभारत एक ऐसा नाम है जिसने गजेंद्र चौहान साहब की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, और जब भी बदलाव की बात होती है तो कहीं ना कहीं से एक नया संकल्प भी जन्म होता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि और किन किन घटनाओं ने इनको गुदगुदाया, इनको रुलाया और इनको एक नई सोच दी, जिससे आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। देखते रहिए खास शो।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा। ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी। गजेंद्र चौहान जिस तरह से एक अलग रास्ते पे चलते रहे और जिस तरह से उनको मंजिल मिली, महल देखकर लोगों ने सोचा कि चलो गजेंद्र के घर चलते हैं, और जब सच्चाई का सामना होता है तो लोगों को लगता है वाह। और ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। धन्यवाद। हमने सुना कि जब आप युधिष्ठिर के गेटअप में कहीं निकलते थे, गेटअप भी नहीं कह सकते उसको, एक बतौर एक्टर जब आप सड़क पे जाते थे तो बहुत सारे लोगों का कमेंट अलग अलग तरीके से आता होगा, तो उस क्या कोई घटना? दर्शक जो है उस महाभारत से इतनी, आपके पास एक बाइक भी हुआ करती थी? जी 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 स्ट्रगल के दिन थे। पहली बाइक खरीदी थी मैंने, और मैं शूटिंग पे बाइक पे जाता था शुरुआती दिनों में महाभारत के, क्योंकि वही साधन था मेरे पास। तो मैं फिल्म सिटी जा रहा था सुबह सुबह शूटिंग पे, और महाभारत के कुछ एपिसोड टेलीकास्ट होने शुरू हो गए थे, 2-4 मेरे आ चुके थे। तो मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो आजू बाजू जो गाड़ियाँ आई उसमें से लोग मुझे देख के चिल्लाने लगे, क्योंकि उन दिनों हेलमेट का सिस्टम नहीं था, तो आइडेंटिफिकेशन फ़ौरन होती थी, ये युधिष्ठिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर। तो मैंने उस बात को सोच के कहा कि भैया अब तो थोड़ा गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, और मैंने कुछ पैसा लोन लेके पहली सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। वो सेकेंड हैंड जी, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि पैसे नहीं थे ना, साधन नहीं थे, तो अपनी ज़िंदगी को कैसे मोल्ड करना वो था। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को ट्यूशन से लेने गया था जूहू से, और वापस लौट रहा था, सिग्नल पे उस दिन जुए का एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, द्यूत क्रीड़ा जिसे कहते हैं। हाँ जी जी, जहाँ युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है। और मेरे गाड़ी के बराबर में एक गाड़ी आके खड़ी हुई, उसमें काफ़ी लोग भरे हुए थे, और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कोई गुजराती परिवार से थे। वो देख के मुझे चिल्लाने लगे, अरे अपनी गाड़ी तो जुए में हार गया, ये क्या द्रौपदी की गाड़ी लेके घूम रहा है क्या? तो ये कंट्रोल भी करना पड़ता है कि नहीं, ठीक है, मैं इसको ये समझता हूँ कि लोगों का एक एक्साइटमेंट है जिसकी वजह से वो आपके किरदार से प्यार करते हैं। मुझे याद है मैं बेंगलोर से फ़्लाइट में आ रहा था, फ़्लाइट बहुत खाली थी एक्चुअली, उन दिनों इंडियन लाइन्स की फ़्लाइट चलती थी। तो मैं एक सीट पे बैठा था, उस सीट पे और कोई नहीं था आजू बाजू। पीछे से एक लेडी आई, शी सेड आई एम मिसेस ओबराय। मैंने कहा कहिए। यू आर गजेंद्र चौहान? मैंने कहा यस। यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ युधिष्ठिर, आई फील लाइक स्लैपिंग यू, मैं को थप्पड़ मारूंगी तुमको। मैंने बोला क्या हो गया मैडम? कह रहे तुमने अपनी बीवी को जुए पे दाव पे क्यों लगाया? तो ये जो इन्वॉल्वमेंट थी ना ऑडियंस की, ये महाभारत को सक्सेस है। ये बहुत बड़ी कमाई होती है जी, डेफिनेटली एक्टर की और उस प्रोजेक्ट की भी। जी। आज आप देखिए जितने भी देश में इलेक्शन होते हैं, कोई यूपी की महाभारत, कोई दिल्ली की महाभारत, कोई महाराष्ट्र की महाभारत, वो महाभारत शब्द जो है लोगों से जुड़ गया। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, उनसे मिलने जाता हूँ। मुझे बल्कि एक दिन हमारे किसी करीब ने कहा कि मोदी साहब का एक बहुत फेवरेट डायलॉग है महाभारत में कि पिता पुत्र या प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब फिलॉसफी है एक्चुअली, महाभारत जो है टीचिंग है बेसिकली। आप अगर इसको गौर से इसे पन्ने खोल के देखें, और महाभारत सीरियल की एक बात बताता हूं मैं आपको, जितनी बार आप देखोगे ना उतनी बार आपको नयापन लगेगा उसमें, क्योंकि इतनी गहराई है उसके अंदर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरे चैनल्स को भी समय समय पे इसको रीटेलीकास्ट करना चाहिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इससे वो सीख ले सके जो पिछली जनरेशन ने ली। उसके बाद बहुत सारे महाभारत बने, लेकिन वो जो खुशबू उसमें थी बी आर चोपड़ा वाली मैं इसके लिए ये कहता हूँ कि ताजमहल एक ही बार बनता है, हिमालय एक ही बार बनता है, एक ही सचिन तेंदुलकर पैदा होता है, एक ही लता मंगेशकर पैदा होती है, एक ही महाभारत है। उसके बाद जो है वो उतनी मेहनत, उतनी लगन, उतनी उसमें गहराई में जाके महाभारत को बनाना और लिखना मुझे लगता है असंभव है, क्योंकि कुछ लोग ट्राई अभी भी कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि वो जो महाभारत थी चोपड़ा साहब की, वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मील का पत्थर है उनके सामने, और मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ वर्षों में महाभारत उस लेवल की दोबारा बन पाएगी। वाकई जब ताजमहल की बात होती है तो ताजमहल एक ही है, और महाभारत की जो कृति है जो बी आर चोपड़ा ने रचित की है उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। एक स्ट्रगलर जो बसों में चलता है, 17 दिनों तक भूखे रहे आप, वो क्या घटना थी 17 दिनों तक? जो आप वो तो थी, लेकिन जब आप स्टार बन गए, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, हर जगह आपकी पूछ होने लगी, तब आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आया? नहीं, मैं आज भी उन
जब जब ऐसा मौका आता है कि मेरी सोच बदलने की होती है तो मैं उन दिनों को याद करता हूँ जो मैंने बहुत स्ट्रगल के दिन गुजारे हैं। भागाकशी के भी दिन भी थे। और देखिए, मैं परिवार से संपन्न था एक्चुअली बेसिकली, लेकिन मेरी ये ज़िद थी कि मैं अपने आप जो है सेल्फ मेड जिसे कहते हैं ना, मैं अपने कदमों पे खुद खड़ा होऊंगा। मैं एजुकेशन लेके आया था। मेरे पीछे मेरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा था मेरी ज़िंदगी का, वो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, तो वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना के गई। मेरे पिताजी कहा करते थे कि एजुकेशन जो है, पढ़ो और बढ़ो, गरीबी से बाहर आने का अगर कोई साधन है तो वो एजुकेशन है। तो इसलिए एजुकेशन को कभी पीछे मत छोड़ो, जो ज़िंदगी में करना है अपनी मर्ज़ी का करो, लेकिन पहले एजुकेशन, उसके बाद बाकी सब कुछ। तो वो एजुकेशन ने जो है मेरे को स्ट्रॉन्ग बना के रखा यहाँ पे। और उस स्ट्रगल के दिनों में मुझे हिम्मत उसी से मिली, उसी की बदौलत मैं पार्ट टाइम जॉब कर सका। और मैं सब दोस्तों को कहता हूँ कि अपने परिवार के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड मत करो। अगर आपको मुंबई में सर्वाइव करना है, आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि आप खुद कमा सकें, ताकि परिवार पे उसका बोझ ना हो और परिवार वाले आपको वापस खींचने की ज़रूरत ना करें। जब आप सेल्फ मेड हो जाएंगे तो परिवार वाले भी खुश होंगे, लोग भी खुश होंगे, दोस्त भी खुश होंगे, और आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जिसकी बदौलत आप ये कहेंगे कि मैं अपने बलबूते पे बनाऊं। तो ये जो पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए जो इस वक्त भी स्ट्रगल कर रहे हैं। गजेंद्र जी, आप इस बात को मानते हैं कि युधिष्ठिर के किरदार ने आपको आज तक एक बूस्टअप देने का काम किया है? आज उसी बदौलत आपको बाकी काम मिल रहे हैं इंडस्ट्री में? डेफिनेटली, बिकॉज देखिए, आपका जो टैलेंट है वो किसी एक रोल से जाना जाता है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे लें तो अमिताभ बच्चन साहब एंग्री मैन की जब इमेज बनी, उसके बाद उनको काम मिला। अपने अमजद खान साहब गब्बर सिंह की इमेज में आए। हम लोगों को युधिष्ठिर की जो भूमिका है वो हमको बहुत दूर तक ले गई, लोगों के दिलों में गहराई हो गई। उसमें इतनी शेड्स होती थी उन कैरेक्टर्स में कि लोगों ने हमको हर रोल में लेने की कोशिश की। नेगेटिव भी रहा, पॉजिटिव रहा, छोटा रोल, बड़ा रोल, सब तरह के रोल। और मैं हमेशा कहता हूँ, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा है बुरा होता है। इसलिए कोई भी काम करके कभी कभी आपको एक बहुत छोटा रोल बहुत सारा काम दिलाता है। तो इसलिए काम, जो भी काम करो ज़िंदगी में, बहुत अच्छे से और डेडिकेशन से करो, ताकि वो रोल जो है जब भी स्क्रीन पे आए तो लोगों के दिलों में गहराई छोड़ के जाए, लोगों को ये बता के जाए कि वाकई में आप जब भी काम करें तो दिल से कीजिए, मेहनत से कीजिए और उसकी कन्विक्शन के साथ कीजिए कि मैं ये रोल कर रहा हूँ, तभी उसका असर जो है ऑडियंस तक पहुँचता है। आप इस देश के जो प्रधानमंत्री उनके भी बहुत खास हैं, आपको लगता है कि युधिष्ठिर ने उस खास जगह को मजबूती दी है? कि मोदी साहब भी आपको देखते हैं प्रधानमंत्री होने के बाद, उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है युधिष्ठिर। देखिए, मैं जब अपनी पार्टी में बीजेपी में जाता हूं तो लोग डेफिनेटली मुझे युधिष्ठिर की भूमिका से ही जानते हैं और इस रोल ने मुझे बहुत सहारा दिया है। हमारे माननीय अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं, मैं उन्हें भूतपूर्व नहीं कहता, अभूतपूर्व कहता हूँ, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो वाकई में अभूतपूर्व था। उनकी बदौलत मैं जो है बीजेपी में आया। और वो मुझे याद है 92 में एक वीडियो मैगजीन आती थी, उनमें उनका छोटा सा इंटरव्यू निकला था जिसमें उनसे सवाल पूछा गया था कि महाभारत में सबसे बेहतर रोल किसने किया है, तो उन्होंने कहा था गजेंद्र चौहान ने किया है। और वो मेरे वाकई में बहुत दिल से चाहते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं उनके मिलता था तो पिता और पुत्र का एक जो संबंध होता है ना, वो नज़र आता था आंखों में और बातों में। और मैं उनके गालों को छू के उनसे बात करता था, जो कि बहुत कम लोग यहाँ तक हिम्मत कर पाते हैं। मेरा बहुत प्यार था अटल जी से, और मोदी साहब से भी बहुत प्यार है। मोदी साहब भी वाकई में राष्ट्रभक्त हैं और देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी अभूतपूर्व है बेसिकली। और महाभारत के किरदारों को बहुत आइडेंटिफाई करते हैं। और मैंने पार्लियामेंट में देखा, एक दिन उनकी स्पीच थी मोदी साहब की पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला कि पांडव भी और कौरव भी थे द्रोणाचार्य के शिष्य, लेकिन एक कौरव के रास्ते निकल गया, एक पांडव के रास्ते निकल गया, एक युधिष्ठिर बन गया, एक दुर्योधन बन गया। एक ही गुरु के दो शिष्य, दो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये जो उदाहरण हमारे कल्चर में है पुराने, हम लोगों ने तो सिर्फ रोल किया है, लेकिन वाकई में ये किताबों में है, ये हमारे जो काव्य हैं, महाकाव्य हैं, उनमें है ये उदाहरण। तो मुझे लगता है पॉलिटिशियन भी इन चीज़ों से अछूते नहीं रहते। कलाकार के तौर पर आपने बहुत सारे एंगल किए हैं, महसूस किए, किरदार भी अलग अलग किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारियां आपको मिलनी चाहिए या जो मिलने वाली हैं, उस बारे में कुछ कभी सोचा आपने कि मुझे ये मिलने चाहिए? देखिए, आपके जीवन में वो भी एक बहुत बड़ा दौर था जब आप पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट तक पहुँचे, अध्यक्ष की भूमिका में। देखिए, फिल्म इंस्टीट्यूट का जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को और चैलेंजिंग बनाने के लिए लोगों ने रिवोल्ट किया मेरे अगेंस्ट। लेकिन मुझे ये पता था कि जिस दिन मैं ज्वाइन करूंगा, उस दिन के बाद जिस दिन छोड़ूंगा, उस दिन तक ऐसे ऐसे काम करके जाऊंगा कि आने वाला जो इंस्टीट्यूट का दौर होगा वो इसे याद करेगा।
और आज जो आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, ये कहीं ना कहीं उस दौर का असर है। आज समय पे कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, समय पे उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, समय पे उनके सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो ये उस वक्त जो मेरी मेहनत हुई, मेरे लिए मैं तो कहूँगा आने वाले चेयरमैन के लिए बहुत आसान रास्ता खुल गया। मेरा जो दौर था वो बहुत मुश्किल दौर था, क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूट में वैसे ही बेचैनी थी अंदरूनी, दूसरा मेरे आने से बेचैनी बढ़ गए, उसके बाद समाज, देश, फिल्म इंडस्ट्री चारों तरफ बेचैनी हुई। तो मेरे को एक तो मेंटली बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा था। उसके बाद जब काम करने गया तो इतने चैलेंजेस वहाँ सामने खड़े हुए थे कि उन चैलेंजेस को पूर्ण करना कम समय में बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने उसको भी एक चैलेंज के तौर पे लिया और वो काम करके दिखाए। जो मेरा मास्टर स्ट्रोक था वो डिप्लोमा को मास्टर डिग्री में कन्वर्ट करने का था, और अब जो है ये पहला साल होगा जहाँ वहाँ पे मास्टर्स डिग्री दी जाएगी डिप्लोमा की बजाय। तो मेरे लिए खुशी है कि मैं उन बच्चों के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए काम कर सका, इंस्टीट्यूट को एक नया रूप दे सका। और आज जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये मौजूदा जो हमारे चेयरमैन है बीपी सिंह साहब, वो मेरे समय में वाइस चेयरमैन थे, उनका भी ये कहना है कि आपकी बदौलत जो है आज भी वहाँ उस दौर को, जो कठिन दौर आपसे निकले हैं, उसकी बदौलत वहाँ शांति है और काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सब कुछ रिजल्ट पर डिपेंड करता है। विवादों का अपना एक मौसम होता है, बरसात और जिस तरह से मौसम बदलते हैं उस तरह से विवादों का भी एक मौसम होता है। और गजेंद्र जी ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा को प्रूव किया है किसी भी फील्ड में, आप एसोसिएशन से भी जुड़े रहे, बहुत सारी बातों को आपने समझा, लोगों का साथ दिया। आने वाले दिनों में और क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, पॉलिटिकल रूप से भी आप काम कर रहे हैं। जी जी, राजनीतिक तौर पे ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। आरएसएस का सदस्य हूँ, उसके संघ के लिए कार्य करता हूँ। संस्कार भारती, जो भी आदेश मुझे वहाँ से होता है, मेरी विचारधारा से होता है, मैं उसको दिल से, लगन से, मेहनत से पूरा करने की कोशिश करता हूँ, समय पे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आगे भी जो भी आदेश होगा, देखिए ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। इंसान तो बहुत सारी इच्छाएं रखता है, लेकिन ये पार्टी का और संघ का अधिकार क्षेत्र है कि वो मुझे मेरी योग्यता के आधार पे क्या देंगे। राजा जो है वो योग्यता के आधार पे होना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पे। तो ये जो है जब तक इस देश में चलता रहेगा, ये देश बहुत अच्छे से चलता रहेगा। कांग्रेस ने हमेशा वंशवाद पे जो है इस देश में राजा देने की कोशिश की है, और यही है कि आज क्या कांग्रेस के लोग भी तो आपके भक्त होंगे अंदर से? नहीं, देखिए एक कलाकार के तौर पे मेरे भक्त हैं डेफिनेटली, और मुझे चाहते हैं, मेरे प्यार करते हैं। मैंने तो राजनीतिक बात जब आपने शुरू की तो मैं उस राजनीतिक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि जिस पार्टी ने वंशवाद के आधार पे इस देश में राजा देने की कोशिश किया, जिसकी क्या हालत है। तो राजा या रूलर जो है वो हमेशा योग्यता के आधार पे होना चाहिए, और ये महाभारत का पहला सबक है। एक्चुअली महाभारत यहीं से शुरू होती है। ये राज बब्बर साहब का डायलॉग है, जो खुद आज कांग्रेस में है। उन्होंने ये कहा था कि राजा योग्यता के आधार पे, और वो खुद जाके वंशवाद की पार्टी में जुड़ गए हैं। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि महाभारत के जो भी कलाकार थे आपके दौर के, जी, बहुत सारे दोस्त भी बन गए होंगे जी, उनके टच में कितना है? देखिए, महाभारत का एक परिवार था, और हम लोग सब के सब बहुत सौभाग्यशाली कि रवि चोपड़ा साहब जैसे डायरेक्टर उसका हेड था। वो कंधे से कंधा मिला के सब कलाकारों से चलता था। अर्जुन, पंकज थी जिन्होंने कर्ण का रोल किया था, शकुनी, ये जितने भी किरदार हैं, हम लोग सब, प्रवीण कुमार जिन्होंने भीम का रोल किया था, एक परिवार की तरह आज भी रहते हैं। आज भी बात करते हैं तो हमेशा महाभारत की भाषा में ही बात होती है। हम लोग जब शोज़ में मिलते हैं तो वो जो ट्यूनिंग उस वक्त थी वैसी की वैसी आज बनी हुई है, और वाकई में ये फीलिंग होती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक बार एक यूपी के किसी गांव में इंटीरियर में गया था, तो वहाँ संडे का दिन था, महाभारत चल रही थी, टेलीकास्ट हो रही थी। तो वहाँ शोर मच गया आजू बाजू में कि आज तो महाभारत नहीं आएगी। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं आएगी? बोले अरे जो महाभारत में आते वो यहाँ खुद आए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये जो अटैचमेंट थी ना, वो अटैचमेंट हम लोगों के बीच है, उन सब कलाकारों के बीच आज भी मौजूद है। कई बार हम जब दूसरे सेट पे मिलते हैं तो जो दूसरे कलाकार होते हैं वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये ऐसे कैसे बातें करते हैं, पर हमारी जो रिलेशनशिप है वो महाभारत समय की है। तो वो बहुत खूबसूरत पहलू है उसका। एक गोल्डन एरा बोल सकते हैं, गोल्डन एरा, महाभारत का गोल्डन एरा। और उस गोल्डन एरा में आपका जो गोल्डन एरा कार्यक्रम आ रहा है, मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका गोल्डन एरा कार्यक्रम जो है एकदम सोने की तरह चमके, गोल्डन एरा की तरह चमके। वाकई जिस तरह से युधिष्ठिर अमर है चरित्र के हिसाब से, उसी तरह से इन्होंने एक रिश्ता तो बना ही लिया है कि जब तक महाभारत की चर्चा होगी, जब भी होगी, तब आपका नाम जरूर आएगा उसमें। और हम दुआ करें कि इसी तरह लोग आपको प्यार देते रहें और जीवन के हर पथ पे आप अग्रसर होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। धन्यवाद। N24 न्यूज़ के सभी दर्शकों मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद। तो इस
इस एपिसोड में इतना ही, और अगली बार किसी अलग शख्सियत के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तो आज के इस सफ़र में जिस तरह से गजेंद्र चौहान जी ने अपनी बातें रखी, अगली कड़ी में हम किसी और शख्सियत के साथ आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।